नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश टंडोतिया। मैं कहानियां लिखता हूं, फिर आप लोगों को सुनाता हूं। अपने कहानी संग्रह में से ही एक कहानी लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है अवनी। आज अवनी का रिश्ता तय हो गया है। अवनी आज बहुत खुश थी। आखिर खुश भी क्यों न हो, उसका रिश्ता ऐसे लड़के से तय हुआ है जैसा वह सपनों में सोचती थी। उसके सपनों का राजकुमार, जिनकी वह बचपन से कहानियाँ पढ़ा वो सुना करती थी, वह सफ़ेद घोड़े पर आएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। ऐसे ही सफ़ेद घोड़े वाले राजकुमार के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था। अवनी के पापा रामचरण शर्मा एक प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय किया है। इस शहर के टॉप बिजनेसमैन देशराज चौधरी के बेटे आकाश चौधरी के साथ। आकाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। देशराज चौधरी इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके एक बेटा वो एक बेटी तान्या है। आकाश तो पढ़ा लिखा सुंदर सुशील अच्छा लड़का है, किंतु तान्या हाई सोसाइटी में पली बड़ी, वो पश्चिमी सभ्यता में ढली बिगड़ी हुई लड़की है। देशराज के लाड़ प्यार ने और उसे बिगाड़ दिया है। वह उसकी गलतियां नज़रअंदाज करते रहते हैं, चाहे गलती कितनी बड़ी क्यों न हो। शर्मा जी अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज भी दे रहे हैं, और दें भी क्यों न। आखिर अवनी उनकी इकलौती बेटी जो है, आखिर जो भी है उसका ही तो है। कुछ दिन बाद अवनी के पापा शर्मा जी चौधरी जी के घर पहुंचते हैं। देशराज जी, ये अवनी और आकाश की शादी का मुहूर्त निकलवा कर लाया हूँ। शगुन के तौर पर ये पीली चिट्ठी लेके आया हूँ। अरे प्रोफेसर साहब, आपने तकलीफ़ क्यों की? यह चिट्ठी तो आप किसी के भी हाथों भिजवा सकते थे। तभी चौधरी साहब की श्रीमती जी बोली, हाँ भाई साहब, फ़ोन कर देते, हम ही किसी को भेज देते। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। अवनी मेरी इकलौती बेटी है। उसकी शादी धूमधाम से करना मेरी ख्वाहिश रही है, इसलिए उसकी शादी का हर काम मैं खुद ही करना चाहता हूँ। वैसे भी चौधरी साहब, यह हमारा सौभाग्य है कि अवनी आपके घर की बहू बन रही है। नहीं भाई साहब, यह हमारा सौभाग्य है कि अवनी हमारी बहू बन रही है। हम उसे बहू नहीं, बेटी बनाकर अपने घर लाएंगे। हाँ प्रोफेसर साहब, हम उसे अपने घर बहू नहीं, बेटी बनाकर ही लाएंगे। भाभी जी, यह हमारी खुशकिस्मती है कि आप ऐसा सोचते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए जी, नमस्ते। और रामचरण जी अपनी बेटी की शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। शादी को केवल 10 दिन ही बचे हैं। वे ज़ोर शोर से तैयारियों में जुट जाते हैं। धीरे धीरे कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला, और वह दिन आ गया जिस दिन अवनी को लेने सफ़ेद घोड़े वाला राजकुमार आने वाला है। अवनी जिसके लिए बरसों से ख्वाब सजोए थे, जिसके लिए उसे 22 साल से अपने दामन को बचाए रखा था, वह राजकुमार आज उसे लेने आ रहा है। आज उसकी बारात आएगी। वह सजने संवरने एक ब्यूटी पार्लर जा रही है। इधर चौधरी साहब अपने बेटे की बारात ले जाने की बड़ी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। उन्हें तान्या दिखाई नहीं दी, तो वे श्रीमती जी से उसके बारे में पूछते हैं। तान्या कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? पता नहीं, आज दोपहर की निकली है, कहकर गई थी कि अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आएगी। तो उसे अभी तक तो लौट आना चाहिए था। तभी चौधरी साहब के लिए फ़ोन आता है। यह फ़ोन उन्हें एक पुलिस इंस्पेक्टर करता है और थाने बुलाता है। चौधरी साहब जल्दी जल्दी से थाने की तरफ निकल जाते हैं और वह थाने पहुंचते हैं। वहां इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि उनकी बेटी तान्या अपने एक फ्रेंड और 2 लड़कों के साथ होटल के एक रूम में असामाजिक स्थिति में पाई गई है, और इसके साथ ही इन्होंने ड्रग्स भी ले रखा था। चौधरी साहब ने इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर तान्या और उसके दोस्तों को छुड़ा लिया और तान्या को थोड़ा डांटते हुए घर ले आए। फिर सामान्य होकर बारात की तैयारी में जुट जाते हैं और बारात लेकर निकल पड़ते हैं।
इधर शर्मा जी के यहाँ बारात के स्वागत के लिए बड़ी ज़ोरदार से तैयारियां चल रही थीं। उन्होंने अपनी हैसियत से भी बढ़कर तैयारी की है। आखिर उनकी इकलौती बेटी की शादी जो है वह आज बहुत खुश हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। बारात द्वार पर पहुंचती है। बारात का बड़ा ज़ोरदार स्वागत हुआ। सभी बारातियों को सेंट से मानो नहला दिया गया हो। सभी बारातियों को गुलाब के फूल भेंट किए जा रहे थे। एक एक कर सारे बाराती अंदर आते जा रहे हैं। शर्मा जी बहुत खुश हैं। समझो आज वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। तभी श्रीमती जी आती हैं और शर्मा जी को अंदर एक तरफ ले जाती हैं। सुनो जी, अवनी अभी तक नहीं आई है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। अरे आई नहीं है तो आ जाएगी, इसमें चिंता वाली क्या बात है। उसका फ़ोन लगाकर पूछ लो। और कितना वक्त लगेगा उसे ब्यूटी पार्लर में। जी वो फ़ोन तो घर पर ही भूल गई है। क्या? खैर तुम घबराओ मत, मैं अभी किसी से दिखवाता हूँ। शर्मा जी अपनी श्रीमती जी को तो तसल्ली दे आए, लेकिन खुद भी परेशान हो गए। आखिर अवनी अभी तक क्यों नहीं आई। वो चिंतित होने लगे। वे अपने साले के लड़के राकेश को ब्यूटी पार्लर अवनी को देखने के लिए भेजते हैं। इधर पूरी बारात अंदर आ चुकी थी। पूरे बाराती अंदर आ गए। लड़के के टीके की रस्म अदायगी चल रही थी और शर्मा जी और उनकी पत्नी के माथे पर परेशानियों की लकीरें बढ़ती ही जा रही थीं। 3 घंटे हो गए थे अवनी को निकले हुए, लेकिन वह अभी तक घर नहीं लौटी। तभी अचानक पुलिस की एक जीप शर्मा जी के द्वार पर रुकती है। सब उस पुलिस की गाड़ी को देखकर चौंक जाते हैं। शर्मा जी के इस मौके पर पुलिस को देखकर मानो होश ही उड़ गए। आखिर क्या बात है, मेरे घर पुलिस क्यों? उस जीप में से एक इंस्पेक्टर और 2 महिला सिपाही अवनी को संभालते हुए उतारती हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं और अवनी रोती हुई दौड़ते हुए अपनी माँ के गले जाकर लग जाती है और फबक फबक कर रोने लगती है। वह बुरी तरह से रो रही है। माँ 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 रोती रहती है। अरे अवनी, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? और ये हालत तेरी कैसे? क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोल। माँ 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 वो रोने लगती है। वह अपनी माँ का कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी चौधरी इंस्पेक्टर से पूछते हैं, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप इसे इस तरह पकड़कर क्यों लाए हैं? आखिर क्या बात है? सॉरी चौधरी साहब, हम उसे पकड़कर नहीं लाए, बल्कि उसे उसके घर करने आए हैं। किंतु इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? मेरी बेटी तो ब्यूटी पार्लर गई थी, फिर आखिर ऐसी मेरी बेटी ने क्या किया? शर्मा जी, हम माफ़ी चाहते हैं। आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया, बल्कि उस बेचारी के साथ तो एक हादसा हो गया। हादसा? कैसा हादसा? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते इंस्पेक्टर साहब? शर्मा जी इंस्पेक्टर साहब से सवाल करते हैं, तो वो बताए कैसे कि क्या हुआ है उनकी बेटी के साथ। किंतु पुलिस को तो अपना काम करना ही है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, वो बात ये है कि अवनी जब ब्यूटी पार्लर से लौट रही थी, तब कुछ लड़कों ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। अवनी को गाड़ी में से खींच लिया था और पास के खंडर की तरफ ले गए। आपका ड्राइवर वहाँ से जान बचाकर भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुँचा। हम जल्दी से उसके साथ वहाँ पहुँचे जिस जगह यह घटना घटित हुई। लेकिन 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 क्या इंस्पेक्टर साहब? चौधरी साहब, तब तक इस बेचारी के साथ रेप हो चुका था। इसके साथ 4 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया। इसकी इज्जत लुट चुकी थी। क्या? यह सुनकर तो मानो शर्मा जी के दिमाग से किसी ने पत्थर पटक दिया हो। शर्मा जी यह सुनकर अपना सिर पकड़कर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और सिसकियां लेते हुए कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? तभी इंस्पेक्टर चौधरी साहब से कहता है, किंतु हम उनमें से 2 लड़कों को पकड़ लिया है।
और उसके साथी को भी जल्द ही पकड़ लेंगे। वैसे अवनी से FIR हमने दर्ज कर ली है, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। इंस्पेक्टर तो चला जाता है, लेकिन यहाँ शादी के मौके पर सन्नाटा छा जाता है। सबके चेहरे मानो सुन्न पड़ गए थे। अवनी रो रही थी, श्रीमती और श्री शर्मा जी भी रो रहे थे। अवनी को उसके रिश्तेदार संभाले हुए थे। शादी के मौके पर मातम सा छा गया, किंतु कुछ रिश्तेदार घुसुर पुसुर कर रहे थे। अब इसका क्या होगा? इसकी तो इज्जत लुट चुकी है। क्या अब भी चौधरी साहब इसे अपने घर की बहू बनाएंगे? क्या आकाश अब भी यह शादी करेगा? अब अपनी लुटी हुई इज्जत के साथ चौधरी की इज्जत बनेगी? तमाम ऐसी बातें घुसुर पुसुर हो रही थी। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ, जितने मुँह उतनी बातें हो रही थी। सबकी नज़र अवनी से हमदर्दी से ज़्यादा चौधरी साहब के फैसले पर टिकी हुई थी। यह सब घुसुर पुसुर सुनते हुए चौधरी साहब बोलते हैं, शर्मा जी, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हमें और अवनी से हमदर्दी है। किंतु शर्मा जी, अब हम क्या चौधरी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? शर्मा जी, हम आकाश की शादी अवनी से नहीं कर सकते। हम बारात वापस ले जा रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? चौधरी साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब है, आप ऐसा मत कीजिए चौधरी साहब। आप यह रिश्ता मत तोड़िए। हम पहले ही टूट चुके हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, आप यह रिश्ता तोड़ दिया तो नहीं चौधरी साहब, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। तो क्या शर्मा जी, जिसकी इज्जत लुट चुकी है उसे अपने घर की बहू बनाओ? माफ़ करना शर्मा जी, अब हम अवनी को अपने घर की इज्जत नहीं बना सकते। हम बारात वापस ले जा रहे हैं। नहीं चौधरी साहब, ज़रा सोचिए, अगर यह हादसा एक दिन बाद हुआ होता तो आप क्या करते? फिर तो यह हादसा मेरी बेटी के साथ नहीं, आपकी बहू के साथ हुआ होता। चौधरी साहब, मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया है, वह तो हादसे का शिकार हुई है। जो भी हो शर्मा जी, लेकिन अब यह रिश्ता नहीं हो सकता। नहीं चौधरी साहब, आप मेरी जगह खुद को रख कर सोचिए। आप भी एक बेटी के पिता हैं चौधरी साहब। भगवान न करे यह हादसा आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो आप क्या करते? चौधरी साहब, आप अवनी के पिता बनकर सोचिए। चौधरी यह सुनकर कुछ देर के लिए एकदम से चुप हो जाते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। चौधरी साहब, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, मेरी बेटी पर दया कीजिए। मेरी इज्जत की नहीं, मेरी बेटी की ज़िंदगी की सोचिए। वो आपकी बेटी के समान है। यह शादी मत तोड़िए। और यह कहते हुए शर्मा जी अपनी पगड़ी चौधरी के पैरों में रख देते हैं। तभी चौधरी साहब अपने पैरों को पीछे खींचते हुए कहते हैं, नहीं, अब वह मेरे घर की बहू बनने लायक नहीं। शादी में आए हुए सभी मेहमानों की नज़र चौधरी और शर्मा जी पर टिकी हुई थी। शर्मा जी की दयनीय हालत देख रहे थे। आकाश, जो कि पढ़ा लिखा इंसान है, चुपचाप अपने पिता की अकड़ देख रहा था, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी बहन कितनी चरित्रहीन है। उसकी माँ भी शांत खड़ी थी। तभी अवनी को संभालते हुए मिसेज शर्मा, जो यह नाटक देख रही थीं, अब उन पर बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलना चालू किया। अरे चुप कीजिए देसराज चौधरी जी, वो तुम्हारी बहू बनने के लायक क्या, तुम उसके ससुर बनने के लायक नहीं हो। तुम उसे अपने घर की बहू बनाने लायक नहीं हो। तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे पास दिल नहीं है कि मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाने लायक हो। जाइए, ले जाइए बारात। मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया है। गुनाह तो उसके साथ हुआ है, अन्याय तो उसके साथ हुआ है और उसके गुनहगारों को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। चौधरी, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है। हम अपनी बेटी पर जान छिड़कते हैं। वो हमारी जान है। वह अपनी ज़िंदगी जी सकती है। हमारे समाज में कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ ऐसे हादसे होते रहते हैं।
लेकिन वो बेचारी तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के कारण इंसाफ भी नहीं मांग पाती और चुप रह जाती हैं, ताकि उनको समाज में बदनामी ना हो। अगर वह चाहती हैं तो भी इंसाफ नहीं मांग पाती हैं। और लड़कियां शादी से पहले ही कई लड़कों के साथ हम बिस्तर होकर आती हैं और उनके बारे में कोई जानता भी नहीं है। ऐसी लड़कियों को, आप जैसे लोगों को अपने घर की इज्जत बनाने में मान पड़ता है। चौधरी साहब, और क्या पता तुम्हारी भी लड़की। छी! जाइए चौधरी साहब, बारात लेकर जाइए, ले जाइए अपने इस पढ़े लिखे गंवार लड़के को, जो आज अपने बाप के सामने चुप्पी साधे खड़ा है। आप बारात वापस क्या ले जाएंगे? मैं ही आप सभी को अभी अपने घर से निकाल रही हूँ, जाइए यहाँ से। अवनी की माँ के मुख से इतना कुछ सुनकर सभी मेहमान रिश्तेदार चौंक गए। शर्मा जी भी अब अपनी पत्नी के साथ बराबर पर खड़े हो गए। चौधरी साहब के तो मानो होश ही उड़ गए, उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। वो जल्दी से वहाँ से निकलते हैं, उनके पीछे पूरी बारात वापस चली जाती है। अवनी की शादी टूट जाने के बाद वक्त गुजरता चला गया। अवनी अब अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग गई। उसने LLB कंप्लीट कर मजिस्ट्रेट की तैयारी की और इस घटना के 1 साल बाद ही वह मजिस्ट्रेट बन गई थी। आज अच्छे से अच्छे घरों से अवनी के लिए रिश्ते आ रहे थे। आखिर में अवनी ने एक डॉक्टर से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी और अवनी की शादी चौधरी से भी बड़े नाम वाले अच्छे खानदान में हो गई। इधर उसके साथ रेप करने वाले चारों लड़कों को 7-7 साल की सज़ा हुई। अवनी के माँ बाप को आज अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। अवनी आज बहुत खुश है, वह अपने परिवार के साथ समाज में आज उसका कुछ अपना वजूद बनाकर वह आज बहुत खुश हुई। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरी कहानी थी अवनी। अब आपसे विदा लेता हूँ और बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।